किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, आज है 18 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखिए, कल जो है मिथुन कुमार यादव जी ने मैसेज किया था कि वो बिहार के औरंगाबाद जिले के ग्राम सरसोल के निवासी हैं और इन्होंने बताया कि ये जो है 2017 से आज तक मेरे ही चैनल को देख रहे हैं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो करंट अफेयर है ये जो है इनको अच्छा लगता है और इन्होंने इसको पढ़कर जो है बिहार पीसीएस प्री में सफलता प्राप्त की है। इनका रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मिथुन कुमार यादव जी को बधाई देना चाहेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इनको बधाई देकर इनका हौसला बढ़ाइए और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप भी जो है आगामी परीक्षा में ऐसा ही कारनामा करेंगे, आप भी जो है सफलता प्राप्त करेंगे और मुझे मैसेज करके बताएंगे कि सर आपने जो करंट अफेयर पढ़ाया था उसको पढ़कर मैंने फलाना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आर्टेमिस किस देश के दौरान लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम है। देखिए, हाल ही में अमेरिका ने आर्टेमिस नाम का एक मून रॉकेट लॉन्च किया है और देखिए हाल ही में 98 मीटर लंबा आर्टेमिस यान जो है इसको अमेरिका के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र के से जो है प्रक्षेपित किया गया है। और देखिए इस यान ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ आसमान में उड़ान भरी थी। और देखिए 50 साल पहले जो आपका अपोलो अभियान था उसकी समाप्ति के बाद अमेरिका की ओर से चंद्रमा पर फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और देखिए इस अंतरिक्ष यान में स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल शामिल हैं। तो याद रखिएगा आर्टेमिस जो है ये मून मिशन है किसका, अमेरिका का। और अगला प्रश्न है कि कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू सिटीज का मेजबान है। तो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू सिटीज का मेजबान है पनामा। देखिए पनामा एक छोटा सा देश है जहां पर 14 से लगाए 25 नवंबर 2022 तक जो है जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सिटीज जो है इसका जो आयोजन है ये किया जा रहा है। और देखिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन है पनामा कन्वेंशन सेंटर, पनामा सिटी, पनामा। देखिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू सिटीज है इसका 19वां सम्मेलन जो है ये मध्य अमेरिकी देश पनामा में हो रहा है। यानी कि क्रम से ये 19वां सम्मेलन है जो कि पनामा में आयोजित किया जा रहा है। और देखिए जो आपका सिटीज है ये कुछ जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आवाजाही को विनियमित करने वाला एक समझौता है, इसको याद रखेगा। और अगला कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की टोटल जनसंख्या 8 मिलियन हो गई है। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी और पहुंच जाएगी क्या, पहुंच चुकी है। और यूएन ने यह भी कहा कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई है। और देखिए कुल 1.412 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या वाला जो आपका भारत है ये अगले साल 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। यानी कि भारत जो है ये अगले साल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए अनुमानों से पता चला है कि 2030 तक दुनिया की आबादी करीब 8.5 अरब पहुंच जाएगी और संयुक्त राष्ट्र ने 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 अरब और 2100 यानी सन 2100 तक जो है 10.4 अरब होने की गणना भी की है। और देखिए रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। तो देखिए भले ही हम आबादी के मामले में नंबर 1 हो रहे हैं लेकिन ये चिंता का विषय है। अगर जनसंख्या पर कानून नहीं बना, ऐसे ही जनसंख्या विस्फोट होता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा, ज़मीनें नहीं बचेंगी कृषि योग्य। और उसके बाद क्या होगा, जब कृषि योग्य भूमि कम पड़ेगी तो उस पर जो है फसलों का उत्पादन कम पड़ेगा, भूखमरी बढ़ेगी, मारामारी होगा, चोरी डकैती छिनैती ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम दो हमारे एक, यानी कि आप पति पत्नी हैं तो केवल एक बच्चा पैदा कीजिए ताकि जनसंख्या कंट्रोल रहे। देखिए अगर एक बच्चा है तो आप उसको आसानी से पढ़ा लिखा सकते हैं,
मतलब जो 3 बच्चों पे आप खर्च करेंगे, अगर वो चीज़ें आप एक बच्चे पे खर्च कर दें, तो वो बच्चा जो है ये तीनों को मिलाकर जो है एक सुपरमैन टाइप का बन जाएगा। तो ज़्यादा बच्चे पैदा करना ज़रूरी नहीं है, एक ही पैदा कीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है? और उसको तीनों बच्चों को जो सुविधाएँ देने वाले आप हैं, पूरी सुविधा उसको देकर योग्य बनाइए, उसको लायक बनाइए। तो आपकी क्या राय है, जनसंख्या पर कंट्रोल कैसे किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए 17 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हम मनाते हैं। और देखिए युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो पहला संस्करण है ये अबू धाबी में हाल ही में आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये अबू धाबी में 15 नवंबर को शुरू हुआ और 17 नवंबर 2022 तक चला था। और 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के कुल 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 15 से 17 नवंबर 2022 के बीच में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया था। अगला कि कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? तो देखिए जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 आयोजित किया गया था इसका ओवरऑल चैंपियन मणिपुर बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर ने कितने पदक जीते हैं? देखिए भारत में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का जो दूसरा संस्करण था ये मेघालय के शिलांग में हाल ही में आयोजित किया गया था, जिसमें मणिपुर ने जो है कुल 240 पदक जीते। और देखिए 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा कौन? मणिपुर। और देखिए इन 240 पदकों में 88 स्वर्ण पदक, 75 रजत पदक और 77 कांस्य पदक शामिल थे। और दूसरे नंबर पर पदक तालिका में फिर असम रहा 81 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य पदकों के साथ, ठीक है। असम ने कुल 201 पदक जीते। और अरुणाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया पदक तालिका में और चौथा स्थान मेजबान मेघालय ने हासिल किया। देखिए मेघालय की टीम ने कुल 36 स्वर्ण, 35 रजत और 78 कांस्य पदक के साथ कुल 149 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। तो सरल शब्दों में हम ऐसे रख लें कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में 240 पदक जीतकर मणिपुर पहले स्थान पर रहा। और इस पदक तालिका में असम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर और मेघालय चौथे स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए जो आपके अचंता शरद कमल हैं ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी कि अब तक किसी भी भारतीय को एथलीट आयोग में नहीं चुना गया था, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में, ठीक है। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है, इसकी जो स्थापना है ये 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और इसके सीईओ हैं स्टीव डेंसन। तो याद रखिएगा जो आपके भारत के अचंता शरद कमल हैं ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने गए हैं और ये चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में। आठवां प्रश्न की हाल ही में मेटा इंडिया, देखिए मेटा पहले जो है फेसबुक के नाम से आता था लेकिन अब जो ये मेटा हो गया है, तो मेटा के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो देखिए हाल ही में एक लेडी हैं संध्या देवनाथन, इनको मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो है जो मेटा के प्रमुख थे मेटा इंडिया के, जिनका नाम है अजीत मोहन, तो ये कंपनी से हट गए, इसके बाद ये पद रिक्त हो गया था, इसलिए संध्या देवनाथन को जो है अपॉइंट कर दिया गया मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में। और संध्या देवनाथन जो है ये 22 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ एक ग्लोबल लीडर हैं। अब ये लीड करेंगी मेटा इंडिया को भारत में, ठीक है। और अगला कि कौन सा देश, देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए फेसबुक के फाउंडर कौन है? ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि फेसबुक के संस्थापक कौन है और फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये दोनों चीज़ें आपका ऑनलाइन होमवर्क है, आप चीटिंग भी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके भी जो है आप वहाँ पे देख के कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे क्या होगा कि आप आज ढूंढ कर इसका आंसर बता देंगे तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो जल्दी से बताइए। अगला कि कौन सा देश स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? बताइए।
देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत बन गया है और भारत ने रिप्लेस किया है जापान को। तो जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। और देखिए, वर्तमान में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन में 57% हिस्सा है। यानी कि दुनिया का आधे से ज़्यादा इस्पात कौन उत्पादित करता है? चीन करता है। देखिए, कहीं न कहीं चीन हमसे कई मामले में जो है बेस्ट है। प्रोडक्शन के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे है पूरी दुनिया में, ठीक है। चीन की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे जो चीज़ें हमारे इंडिया में ₹100 में बनती हैं, वो चाइना वाले ₹5 में ही उसको बना देते हैं। अब जैसे आईफ़ोन आप ₹1,00,000 का लेते हैं, तो चीन वाले जो है आपको 10,000 में ही आईफ़ोन आपको उपलब्ध करा देंगे उसकी कॉपी। तो ये चीन की ख़ासियत है। भले ही चीन जो है एक तरीके से उसकी अगर गलत हरकतों पे नज़र ना डालें, तो चीन जो है उससे कुछ सीखना चाहिए हमें कि कैसे कम पैसे में अधिक काम करना चाहिए। तो देखिए, वही हाल यहाँ पे है। चीन चीन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इस्पात का और पूरी दुनिया का 57% इस्पात जो है ये चीन अकेले उत्पादित करता है। देखिए, चाइना जो है ये पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। अमेरिका वाले भले ही आईफ़ोन बनाते हैं, लेकिन आईफ़ोन के सारे पुर्जे-वुर्जे कहाँ बनते हैं? ये आपके बनते हैं चाइना में, क्योंकि चीन में लेबर बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ के बच्चे क्या होता है कि सवेरे उठते हैं और फिर इधर-उधर घूमते हैं, जब स्कूल का टाइम होगा फिर ड्रेस पहनेंगे, स्कूल चले जाएँगे, फिर स्कूल से आएँगे और उसके बाद फिर खेलने, कूदने, घूमने में, फालतू समय गँवाने में, पबजी खेलने में लगा देते हैं। लेकिन चीन के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद उनको जो है कोई काम सिखाया जाता है। कुछ नहीं तो चलो बेटा मोबाइल रिपेयर करो या फिर मोबाइल असेंबल करो। मतलब ऐसे वो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, उससे उन्हें पैसा मिलता है और उनके अंदर एक ललक पैदा होती है कि हाँ यार, मैं 2 घंटे अगर खेलूँगा तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 2 घंटे अगर मैं कोई काम करूँगा तो मुझे इतने पॉकेट मनी मिल जाएँगे, ठीक है? तो जिससे मेरा जीवन यापन भी हो जाएगा। एक तरीके से मेरे अंदर जो है मोटिवेशन भी पैदा होगा कि मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, वो भी काम करके। और एक तरीके से उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी हो जा रही है, ठीक है? तो हमारे इंडिया के बच्चे भी अगर चाहें पबजी-वबजी में 2 घंटे बर्बाद करने से बढ़िया 2 घंटे काम कर लें, बाकी के समय खेल कूद लें और पढ़ाई में ध्यान दें। तो ऐसे करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएँगे। देखिए, काम करने की ललक बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि हाँ, मुझे काम करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएँगे। खाली बस किताब खरीद के उसको अलमारी में रख देने से आप जो है विद्वान नहीं हो जाएँगे और उस किताब को खोलिए, उस किताब को बार-बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको जो है उसमें कुछ अन्य मतलब एक तरीके से उस किताब में आपको अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वीडियो ही जो मैं आपको दे रहा हूँ आज का, इसको जितनी बार आप देखेंगे आपका प्रैक्टिस होगा बार-बार, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि विद्या अभ्यासेन वर्धते। यानी कि विद्या जो है ये अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, ठीक है? किसी भी मैथ का क्वेश्चन है तो कोई फ़ॉर्मूला जो आपका है, जो ट्रिक कोचिंग में बताई जाती है आपको, उस ट्रिक को अप्लाई कीजिए हर एक सवाल में। जैसे परसेंटेज का ट्रिक है तो परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको खोलिए और उसको जो है उस ट्रिक को अप्लाई करके बार-बार उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सवाल नहीं लगाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? आपको आराम से दिमाग में ट्रिक रखना है, तुरंत जो है दिमाग में ही कैलकुलेट करके उसका आंसर दे देना है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो उसका आंसर ऐसे ही दिया जाता है कि आप जो है दिमाग में ट्रिक लगा के छोटा-मोटा कैलकुलेशन करके उसका तुरंत आंसर दे दीजिए कितने सेकंड में? 40 सेकंड के अंदर, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व सीओपीडी दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे जो है ये कब मनाता है? तो देखिए, विश्व सीओपीडी दिवस को हम नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को मनाते हैं हर साल। देखिए, जो आपका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है और समय से इस रोग की पहचान अगर हो जाए तो दवा और बचाव से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और इसका मुख्य कारण धूम्रपान और प्रदूषण है। दमा भी यदि अनियंत्रित है तो आगे चलकर सीओपीडी में बदल जाती है। और जो आपका सीओपीडी है ये फेफड़े जो आपके लंग्स जो आप होते हैं इससे उसमें छलनी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ये आपका जो है लंग्स यानी कि फेफड़े से संबंधित बीमारी है और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो है नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को हम विश्व सीओपीडी दिवस मनाते हैं।
और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं, बताइए। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाते हैं, बताइए। और तीसरा कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। चौथा कि हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अपॉइंट किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रसार भारती का सीईओ बनाया गया, तो देखिए इनका नाम है गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी बन गए हैं प्रसार भारती के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और देखिए अक्टूबर 2022 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये घटकर कुल 6.77% हो गई। और अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। और जो आपका 14 नवंबर का दिन है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। और देखिए जो 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह है ये आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में सेलिब्रेट किया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने अपना 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह सेलिब्रेट किया है, याद रखेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। डेली, मंथली, ईयरली करेंट अफेयर के सभी वीडियो को और पीडीएफ को खरीद कर उसको पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आने वाली परीक्षा में आप सफल हो जाएं। मेरी ईश्वर से यही कामना है। जय हिंद।